नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। योर मनी, जहां पर हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों पर, आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हर एस्पेक्ट पर, और साथ ही साथ उन तौर तरीकों पर भी जिनके जरिए या जिनका इस्तेमाल करके आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं, अपनी रणनीति को बेहतर कर सकते हैं, अपनी रफ्तार को तेज कर सकते हैं। अलग अलग जानकार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं जो कि आपके सवालों के जवाब देते हैं, आपको और बेहतर तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करते हैं। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आपके सामने बहुत सारे माध्यम हैं जिनके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। पहले आप आस्क आवाज योर मनी इस हैशटैग का इस्तेमाल करके सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं फेसबुक और एक्स के जरिए। और इसके अलावा आप ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर, और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप पे अपना तमाम डिटेल भेज सकते हैं 7045220000। ये हमारे कुछ माध्यम हैं जिनके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और अपना सवाल सीधे सीधे हमसे पूछिए। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनी फ्रंट के को फाउंडर एंड CEO मोहित गंग सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आपके सवालों पर, और साथ साथ बीच बीच में म्यूचुअल फंड की इधर उधर की बातें तो होती ही रहेंगी। तो पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे बातचीत कर लेते हैं। कपिल अग्रवाल साहब मौजूद हैं हरियाणा से बातचीत करने के लिए। अग्रवाल साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर मैंने 10 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। 20,000 रुपीज है मेरी शिप, और लगभग 7-8 महीने से करवा रहा हूँ सर मैं। और मेरे को 13 साल में 1 करोड़ रुपए बनाना है मेरी रिटायरमेंट के लिए। तो उसके लिए पता करना था भी क्या मेरे को मतलब 13 साल में 1 करोड़ रुपए बन जाएगा, और मेरे फंड सही है क्या, या कम ज्यादा करने की कोई जरूरत है क्या सर? तो मुझे पहले तो 2-3 बातें समझाइए आप कपिल जी। आपने करीब करीब 2 लाख रुपए की पूंजी इकट्ठी कर ली है विद टाइम, जो आपने बताई थी हमें। आपकी 10,000 रुपए 20,000 रुपए की SIP है, और आपने 10 फंड को चुन रखा है। इतने सारे फंड्स का चुनाव करने की वजह, कोई खास वजह है? नहीं सर, ये तो आपके वो ऐप देख के, आपकी मतलब ये शो देख के मैंने धीरे धीरे किए थे। उस टाइम मेरे पास 22 फंड थे टोटल, उसमें से मैंने कम करते करते अब 10 कर दिए हैं सर। अब ये समझ नहीं आ रहा, अभी 10 फंड मैंने ले रखे हैं, ये सही है क्या, इनमें से कम करूं या कैसे करूं? चलिए, और अगर आपको मोहित सर बताएं कि आपको थोड़ी और SIP बढ़ानी पड़ेगी, अपनी पूंजी को थोड़ा और स्टेप अप करना पड़ेगा, तो आप कर पाएंगे? हाँ जी सर, कर सकता हूँ मैं, क्यों मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ सर, और मैं धीरे धीरे कर सकता हूँ। 10% 15% बढ़ा सकता हूँ मैं। ओके, ठीक है। तो मोहित सर, 2-3 चीज़ें, जो 3 ऑब्जर्वेशन है इसमें, पहले मैंने इनका पूछने की वजह यही थी कि 10 म्यूचुअल फंड ज़्यादा हैं, लेकिन जब इन्होंने खुद बताया कि वो 22 म्यूचुअल फंड थे और वहाँ से घटाते घटाते 10 पर आए हैं, तो अब वो कम लग रहा है मुझे उल्टा इनफैक्ट। तो पहले तो आप इनकी राय दीजिए, ये क्या करना चाहिए इनको? इनका जो गोल इन्होंने रखा है वो करीब करीब 1 करोड़ रुपए का है, और 13 साल का इन्होंने अवधि है जिसमें अचीव करना चाह रहे हैं। स्टेप अप करने की ज़रूरत तो आएगी ही, तो वहाँ वो क्या करें? दूसरा एक और ऑब्जर्वेशन है, जो आप म्यूचुअल फंड की इनकी लिस्ट अगर देखेंगे तो उसमें सेकंड पेज में तो सारे मिड कैप स्मॉल कैप ही मुझे दिखाई पड़ रहे थे फर्स्ट पेज के कंपैरिजन में। सो वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, और वो बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस भी है। सो कहाँ इन्हें, क्योंकि जो चलता हुआ फंड है उसे कम करने में या उसे हटाने में थोड़ा दुख तकलीफ ज़्यादा होता है कि वो तो ऑलरेडी चल रहा है बढ़िया, कैसे कम है उसे कम करें। सो यहाँ क्या कहोगे आप? जी, तो सुमित देखिए, आई थिंक आपने बहुत ही सही तरह से और सटीक सवाल किए हैं कपिल जी से। कपिल जी ने काफ़ी काबिल तारीफ है कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को घटाकर 22 से 10 पर लेकर आ गए हैं, और मेरे हिसाब से एक अच्छा नंबर है। अगर इसको 8 तक ले जा पाएंगे तो कपिल जी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि आपका नंबर अनमैनेजेबल है। तो वो काफ़ी ठीक है। जहाँ तक बात है आपके मंथली SIP की, 20,000 रुपये का आप SIP कर रहे हैं अभी। अगर मैं 12% की रेट अज्यूम करता हूँ कपिल जी, जो कि एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है रिटर्न का ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है कि पिछले 1-2 साल में जो रिटर्न्स बने हैं निवेशकों के, उन्होंने सारी एक्सपेक्टेशंस को बीट कर दिया है और बहुत बेहतरीन रिटर्न्स बने हैं, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम 12% का ही रिटर्न अज्यूम कर सकते हैं। तो 20,000 की SIP आपको करीब करीब 75 लाख की रकम जमा करके दे देगी। अब अगर हमें 1 करोड़ की रकम इकट्ठी करनी है तो आप इस SIP को जितना जल्दी 27,500 27,000 के ऊपर लेके जाएंगे, उतना ही आसानी से आप अपने 1 करोड़ के लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। अगर रिटर्न ज्यादा अच्छा रहा तो आप जल्दी उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा और अपनी SIP की रकम को बढ़ा दें। अब जहां तक फंड्स का चुनाव आपने किया है कपिल जी, देखिए इसमें 1-2 चीजें हैं। एक तो यहाँ पर आपके पास में कोई भी लार्ज कैप फंड नहीं है, प्योर लार्ज कैप फंड नहीं है। आपके पास में फ्लेक्सी कैप फंड है एक क्वांट का,
और एक पराग पारेख का, जो कि थोड़ा बहुत लार्ज कैप के करीब करीब आता है एलोकेशन में, क्योंकि काफी हद तक इनमें लार्ज कैप का एक्सपोजर आपको मिल जाता है। तो मेरी राय ये रहेगी कि अगर एक प्योर प्ले लार्ज कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर पाए तो पोर्टफोलियो थोड़ा ज्यादा बैलेंस्ड हो जाएगा। पर उसके लिए आपको एक दो स्कीम्स कम करनी होंगी, बिकॉज मैं और ज्यादा स्कीम बढ़ाने की राय तो आपको दे नहीं सकता। यहाँ पर आपने एक या दो थीमेटिक फंड ले रखे हैं। एक एसबीआई अपॉर्चुनिटी एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है। तो ये प्योर प्ले थीमेटिक फंड है। देखिए, अगर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और सक्षम है कि किसी थीम में सही टाइम पे एंट्री ले सकते हैं, सही टाइम पे एग्जिट ले सकते हैं, तब तो आप इसमें बने रहिए। अन्यथा मेरी राय ये रहेगी कि आप यहाँ की एसआईपी को रोककर किसी अच्छे लार्ज कैप फंड में आप मूव कर जाए। बाकी आपके फंड्स का चुनाव बहुत अच्छा लगा मुझे। ऑनेस्टली आपने काफी अच्छे फंड सेलेक्ट कर रखे हैं। खास तौर से मैंने पहली बार किसी शो पर किसी निवेशक के पोर्टफोलियो में अल्फा 50 इंडेक्स फंड देखा है, बंधन का। बहुत ही शानदार फंड है कपिल जी ये। और मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा, फिर से आपने इस फंड का चुनाव किया है। बहुत ही अच्छा फंड है। तो ओवरऑल आपका स्कीम सिलेक्शन मुझे काफी अच्छा लगा। तो आप उस पर कायम रह सकते हैं। फ्लेक्सी कैप जैसे आपके पास में दो हैं, पराग पारेख और क्वांट का, तो शायद उसकी आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ एक पराग पारेख से काम चला सकते हैं। एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड जो है, आप चाहें तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो से। कॉन्ट्रा फंड भी थोड़ा सा वैल्यू प्रपोजिशन, थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग थीम है, जिसको काफी बार काफी टाइम लग जाता है प्ले आउट करने में। तो कभी अगर जरूरत लगे तो वहां से भी आप थोड़ा सा एलोकेशन कम कर सकते हैं। बट अदरवाइज ओवरऑल आपका स्कीम सिलेक्शन काफी अच्छा है। तो कपिल जी, कई सारे फंड्स का सिलेक्शन आपका बढ़िया है, ये मोहित जी भी मान रहे हैं। और ये मोहित जी, आप जैसे जानकार जो बार बार फंड्स बताते हैं, उन्हीं में से किसी एक जानकार का बताया हुआ फंड है जो कि कपिल जी आइडेंटिफाई किया, जो थोड़ी पहले वो खुद भी कह रहे थे। खैर, लेकिन आपको जर्नी बढ़िया है, आप इसे कैरी कर सकते हैं। कुछ बदलाव की ज़रूरत है, वो आप करिए और बाकी आपका गोल आप अचीव कर पाएंगे। अब मंगेश जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। मंगेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्कार मंगेश जी, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। नमस्कार मंगेश जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आप सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरी एज 48 है और ऑलमोस्ट मतलब म्यूचुअल फंड्स में मैंने कभी आज तक इन्वेस्टमेंट करा नहीं था। एक रिसेंटली 3 to 4 months पहले मैंने स्टार्ट किया है। तो आई हैव एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड जो एनएफओ आया था, उसमें अराउंड 3.5 लाख जी। एसबीआई ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटीज एनएफओ ये था, उसमें 2 लाख। बाद में कोटक ब्लू चिप में है 1 लाख। कोटक स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड ये एनएफओ आया था, उसमें 50,000। निपॉन इंडिया मल्टी एसेट में 50। निपॉन इंडिया इनोवेशन फंड 50। बाद में निफ्टी लार्ज मिड कैप ये आईसीआईसीआई का था, उसमें 1.5। और प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज जो आज क्लोजिंग हो रहा है एनएफओ, उसमें 50 रखे हैं। सो ऑल टुगेदर 10 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में है। उसके मुझे रिटर्न ऑलमोस्ट 30,000 तक आज तक मिले 3-4 महीने में। और मुझे सर एक्चुअली मेरा गोल थोड़ा सा एग्रेसिव है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 12 years एंड माई गोल इज समवेयर अराउंड 10 years। तो मुझे 1 लाख मैं मंथली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। हाँ, कर सकता हूँ मंथली इन्वेस्टमेंट। तो मुझे आपकी एडवाइस की जरूरत है, हाउ टू अचीव दिस गोल। मंगेश जी, दो तीन सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहला कि आपने बहुत सारे एनएफओज में, पहले तो आपने 48 आपकी एज आपने बताई, आपने एक बहुत लंबे समय तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। 4 महीने पहले आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया। ऐसा क्या मतलब ट्रिगर किया आपके लिए जो आपको लगा कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए? ऐसी क्या वजह? इसलिए वो कि एक्चुअली लास्ट 1.5 year से मैं एफएनओ में कुछ मतलब ट्राई कर रहा था। तो वहाँ पे मुझे कुछ सक्सेस नहीं मिला। ऑलमोस्ट मेरा अराउंड 5 लाख करीब लॉस हुआ। तो आई थॉट ऑफ लाइक बेटर सेफ इन्वेस्टमेंट करी जाए। तो कई और से मैंने बहुत सारे लोगों से मतलब सुना था ये म्यूचुअल फंड्स एटलीस्ट कैन बी अ सेफ इन्वेस्टमेंट, इट्स बेटर देन एफडी रिटर्न। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ। ओके,
दूसरी चीज, आपने बहुत सारे एनएफओस में पैसा डाला है, हाल फिलहाल के कई एनएफओस जो आपने बताया कि वो क्लोज हुए हैं या एक बंद हो रहा है, इनमें पैसा डाला है। कई सारे सेक्टोरल एनएफओस भी हैं। इनको चुनने की कोई खास वजह है या आप रैंडमली जो आपको कोई सजेस्ट करता है आप उसमें पैसा डाल देते हो? उसकी वजह यह है कि मुझे मैक्सिमम यूनिट्स मिलेंगे जो अलॉट होते हैं एनएवी एट द रेट ऑफ 10। तो वो मेरा एक पर्सनल निजी धारणा है, मतलब मानना था। आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम करेक्ट और रॉन्ग, बट वही है, मतलब रैंडमली सिर्फ एक्सेस आरआर देख के या प्रीवियस हिस्टोरिकल रिटर्न देख के किसी ब्लाइंडली कोई फंड्स में डालना तो मुझे इतना लॉजिकली नहीं लगा। तो आई चूज एन एनएफओ कि एटलीस्ट 10 से नीचे नहीं जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा था समवेयर। तो आई मीन आई मे बी रॉन्ग। सो देखिए मंगेश जी, हम सब लोग मतलब मोहित जी भी मानेंगे, मैं खुद भी मानता हूँ, ये आपके लिए भी है कि हम सब लोग एक फाइनेंशियल जर्नी में हैं और हम रेगुलर सीखते रहते हैं कुछ और सीख के आगे बढ़ते हैं। कुछ गलतियां करते हैं, कुछ सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं अगली बार वो गलती ना दोहराएं। धीरे धीरे करके हम थोड़ा बहुत जानते भी हैं। तो कोई बात नहीं, जो हो गया बायगॉन्स आर बायगॉन्स, जो एफ&ओ में आपके साथ हुआ छोड़ दीजिए उसको। लेकिन अब आप सही जगह पर हैं, स्टेबिलिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ आप इन्वेस्ट करिए। आपका एग्रेसिव गोल भी इजीली अचीव हो सकता है अगर आप परसिस्टेंटली, पेशेंटली आप मार्केट में बने रहते हैं तो। बाकी मोहित सर आपको बताएंगे कि कितना सही चुनाव है और कितने फैसले सही गलत हो रहे हैं। लेकिन बाकी मोहित सर पुराने पहले मार्केट में रहे हैं, कुछ बैड एक्सपीरियंसेस भी हैं, उनको हम हटा देते हैं। लेकिन अभी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं, इन्होंने फंड्स के नाम आपको बता रखे हैं। 10 लाख रुपए का ऑलरेडी ये निवेश कर चुके हैं, जिसमें 30,000 का अब तक गेन आ रहा है, जो कि बहुत गेन छोटा है 4 महीने के हिसाब से। लेकिन कई सारे एनएफओस में इन्होंने पैसा डाला है, कई सारे सेक्टोरल फंड्स भी हैं। बाजार अभी अपने पीक पर है, आगे भी 1 लाख की एसआईपी करना चाह रहे हैं। इनका गोल अचीव हो जाए, ऐसे कैसे आप मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट करिए कि इनका गोल अचीव हो जाए, वो कैसे किया जाएगा? सुमित, ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो मंगेश जी के साथ में मुझे कम से कम आधा घंटे से 1 घंटा चाहिए, ताकि मैं उन्हें क्या बोलते हैं, सही तरीके से इस म्यूचुअल फंड के सफर पर उनको लेकर जा सकूं। पर समय की किल्लत को देखते हुए मैं कुछ संक्षेप में अपने पॉइंट्स बोलना चाहूंगा। सबसे पहली बात, मंगेश जी, देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा समय, आप पैसा तो डाल ही रहे हैं अपने निवेश में, आपको थोड़ा सा समय डालने की जरूरत है और थोड़ा ज्यादा आपको यहाँ पर सेल्फ स्टडी करने की जरूरत है। चाहे वो एफ&ओ मार्केट हो, म्यूचुअल फंड मार्केट हो, कैश में स्टॉक की खरीद बेच हो, हर जगह देखिए, जब तक आप मार्केट में निवेश कर रहे हैं, इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि एफ&ओ जितना रिस्क म्यूचुअल फंड में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पहली बात ये, थोड़ा सा अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप अपने पैसे को बहुत हद तक बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। दूसरी बात मंगेश जी, एनएफओ में डालेंगे तो आपको 10 रुपए के भाव पे मिलेगा, आपको ज्यादा यूनिट आ जाएंगे, वो 10 रुपए से कम नहीं जाएगा। ये सारी जो अवधारणाएं हैं वो एकदम गलत है, वो एकदम गलत है। राइट, मैं आज सुमित के माध्यम से शो पर बहुत अच्छी तरीके से रखना चाहता हूं बात को कि एनएफओ एग्जिस्टिंग फंड से कहीं ज्यादा रिस्की होता है। उसका कोई जांच परख नहीं हो रखा है, उस थीम को किसी ने परखा नहीं है, किसी ने जांचा नहीं है, आपको पता नहीं है कि वो किस तरह से आगे बिहेव करेगा। वो पैसा अभी के मार्केट के स्तर पर मार्केट में जाएगा, तो वहां पर जो चुनाव होने वाला है, जो नया पोर्टफोलियो बनने वाला है, वो किस तरह का बनेगा उसका आप आकलन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर रिस्क ज्यादा है, बजाय इसके कि आप किसी एग्जिस्टिंग स्कीम में जाए जहां पर आपको फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड पता है, उनकी काबिलियत पता है, उन्होंने किस तरह से पिछले साइकिल्स में बिहेव किया है, उनके क्या रिटर्न्स रहे हैं, पास परफॉर्मेंस क्या है, आपको बहुत ज्यादा जानकारी है उनकी स्टाइल के बारे में। राइट, और ये सोचना क्योंकि कि 10 रुपए में मिल रहा है वो सस्ता है, वो तो और भी ज्यादा गलत धारणा है। देखिए, आपको ये देखना है कि आप वैल्यू कितनी लगा रहे हैं। म्यूचुअल फंड में एनएवी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर से ये बात दोहराना चाहता हूं कि अगर आप 1000 यूनिट 10 रुपए पे खरीदते हैं या फिर 10 यूनिट 1000 रुपए पे खरीदते हैं, दोनों ही एक समान हैं, दोनों में आपकी वैल्यू बराबर लगी है। आपको ये देखना है कि आपकी बढ़ोतरी ज्यादा कहाँ हो सकती है। अगर 1000 रुपए के भाव वाला फंड कल को 20% रिटर्न देता है तो आपका एनएवी 1200 पे पहुंच जाएगा, पर अगर 10 रुपए के भाव वाला फंड आपको 15% ही रिटर्न देता है तो आपका एनएवी 11.5 पर ही जा पाएगा।
राइट। तो ये देखना कि उसका एनएवी कितना है वो तो बिल्कुल ही गलत है। आप सिर्फ फंड का ट्रैक रिकॉर्ड और पास परफॉर्मेंस देखिए। तीसरी बात मंगेश जी, सिर्फ एनएफओ में निवेश करना और उसमें भी सिर्फ सेक्टोरल एनएफओज में निवेश करना बहुत ही गलत है। अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, जो कि काफी लेट है, आप 48 साल की आप उम्र पे आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको पहले एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत है। एक अच्छा लार्ज कैप फंड लीजिए। आप प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का चुनाव कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। एक अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड लीजिए। यहाँ पर आप यूटीआई निफ्टी मोमेंटम 230 इंडेक्स फंड ले सकते हैं, या फिर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं। आप एक ईडलवाइज मिड कैप फंड लीजिए और एक आप बंधन स्मॉल कैप फंड लीजिए। तो एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, एक मोमेंटम इंडेक्स या फिर एक फ्लेक्सी कैप और एक प्योर लार्ज कैप, 4 फंड लीजिए। अच्छे तरीके से अपनी धनराशि को बराबर मात्रा में इनमें एलोकेट करिए। इन्हीं में अपनी एसआईपी शुरू करिए, इन्हीं में अपना कॉर्पस बिल्ड करिए और उस कॉर्पस को टूटने मत दीजिए। उस एसआईपी को आप मत रोकिए। उसे अगले 3 से 5 साल, 5 से 7 साल, 7 से 10 साल तक आप उसे चलाइए। थोड़ा थोड़ा स्टेप अप करते रहिए, बिकॉज आपका गोल जो है 10 करोड़ का, वो बहुत ही बड़ा गोल है। अगर आपको उसे 12 साल में हासिल करना है तो आपको अपनी एसआईपी को कंसिडरेबली स्टेप अप करना पड़ेगा अभी के अपने एलोकेशन से, राइट। तो आप कंटिन्यूअसली इसे स्टेप अप करते रहिए हर साल। डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य को पा जाएंगे। थोड़ा सा खुद का रिसर्च करिए, किसी के बोलने पे मत आइए। 10 रुपए वाली भावना से और एनएफओ वाली धारणा से, इन दोनों से प्लीज परे हट जाइए। वो बिल्कुल ही गलत है, दोनों ही अप्रोचेस बहुत गलत है। सिर्फ एक बैलेंस पोर्टफोलियो की तरफ ध्यान दीजिए और पैसा इकट्ठा करने की तरफ ध्यान दीजिए। रिटर्न आप 3 साल बाद देखिएगा, जब आपकी धनराशि अच्छी इकट्ठी हो चुकी हो। तो मंगेश जी, किसी भी चीज़ का भाव और किसी भी चीज़ की वैल्यू, इन दोनों का अंतर समझिए। भाव कम आपको भले ही दिखेगा, लेकिन उसकी वैल्यू कम है कि नहीं वो नहीं समझ में आएगा। होता है ना कि एक महंगी गाड़ी और एक सस्ती गाड़ी के भाव में अंतर होता है उनकी वैल्यू की वजह से। सो वैल्यू और भाव का अंतर समझकर ही आप बाजार में पैसा डालिए। जो चीज़ें हुई वो तो होती रहेंगी, ये पार्ट एंड पार्सल है इस जर्नी का। लेकिन आगे के लिए मोहित सर ने आपको कुछ एक सूची बना के दी है, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, हर तरह का फंड्स को इकट्ठा करिए जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटिशन ना हो, और कोशिश करिए किसी सेक्टोरल फंड से बचने की, क्योंकि अभी एक सेक्टर तेज़ है, क्या पता वो अगले साल होना हो या 2 साल बाद होना हो। इस लिहाज से आप थोड़ा सा कोशिश करिए एक सिंक पर चलने के लिए, और जारी रखिए। उम्मीद करते हैं कि आपके जो कॉर्पस है या गोल है वो ज़रूर अचीव होते हुए दिखाई पड़ेंगे। बाकी समय समय पर आपसे और बात करते ही रहेंगे हम आगे भी। अब कुछ और दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हर्ष साहब मौजूद हैं चर्चा करने के लिए। हर्ष जी नमस्कार। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। नमस्कार हर्ष जी, गुड इवनिंग। नमस्कार सर, आवाज आ रही है सर? हाँ, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है सर। हर्ष जी आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। हाँ सर, मेरा सवाल ये है, अभी मेरे करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू 6 लाख है और मुझे 5 लाख का एक और लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। तो मुझे जानना है कि मैं ये 5 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकता हूँ। मेरा करंट एसआईपी जो अभी चल रहा है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 10,000 का, एचडीएफसी इंडेक्स बीएससी सेंसेक्स प्लान 7,500, निप्पॉन स्मॉल कैप 5,000, टाटा स्मॉल कैप 3,000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 7,500 मिड कैप। टोटल 33,000 का मेरा एसआईपी चल रहा है। ठीक है। और 5 लाख का मुझे और इन्वेस्टमेंट करना है। तो मेरे 2-3 सवाल थे इसमें कि जैसे मेरे जो भी फंड्स है ये स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में है, मेरे पास कोई भी थीमेटिक फंड्स नहीं है और लास्ट काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि थीमेटिक सेक्टर्स में रिटर्न्स काफी अच्छा जनरेट हो रहा है। तो क्या मुझे आप गाइड कर सकते हैं कि इस टाइम पे कोई ऐसा थीम या कोई बिजनेस साइकिल फंड जहाँ पर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ? और सेकंड मेरा ये क्वेश्चन है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के जगह पर या उसके साथ में जेएम फ्लेक्सी कैप फंड को ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि जेएम फ्लेक्सी कैप का मैं लास्ट 2 साल से देखा है परफॉर्मेंस काफी अच्छा वो फ्लेक्सी कैप में परफॉर्म कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हेल्प चाहिए था सर उसके ऊपर। ठीक है, चलिए। तो अब 2-3 बातें जैन साहब मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा। पहली चीज, आपने जो 5 लाख की मुश्त रकम आप निवेश करना चाह रहे हैं, ये आप एक बार में मतलब डालेंगे या इसको भी आप एसआईपी में कन्वर्ट करके डाल सकते हैं?
मेरे पास 5 लाख अभी है। जैसे आप गाइड करेंगे एसआईपी करके या एक साथ डालना है, मैं दोनों के लिए ओके हूँ। चलिए, और दूसरा, आपने खुद कोई ऐसे सेक्टर को आइडेंटिफाई किया है जिसकी बिजनेस साइकिल बेटर चल रही हो, या जो फंड किसी स्मॉल कैप मिड कैप को आउट परफॉर्म करके गया हो? मतलब मैं जितना देखता हूँ उसके हिसाब से मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी कोई सेक्टर जहाँ पर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए वो मैन्युफैक्चरिंग दिख रहा है। बट क्योंकि ये थीमेटिक, ये सेक्टर फंड बहुत रिस्की होते हैं, तो किसी एक्सपीरियंस सलाहकार के बिना मतलब मैं उसमें रिस्क नहीं लेना चाहता। सेकेंड चीज़ है कि मैंने एक रिसेंटली एक वीडियो देखा था जिसमें कहा था कि बिजनेस साइकिल जो फंड होते हैं उसमें फंड मैनेजर अपने हिसाब से जो सेक्टर चल रहा है उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या मैं मैन्युफैक्चरिंग लेने से अच्छा कोई बिजनेस साइकिल फंड लूँ, या मतलब कंफ्यूजन में हूँ मैं बहुत। अच्छा, लास्टली एक और चीज जैन साहब, आपकी उम्र आपने 37 साल बताई, आप कितने साल से मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में या इक्विटी में अदरवाइज? सर मैं एक्चुअली 5 साल से कर रहा हूँ, बट जब मैंने स्टार्टिंग के 3 साल किया था तो वो मैंने पैसे थोड़े रिडीम करके मेरे होम लोन का डाउन पेमेंट कर दिया था, और उसके बाद अभी मैंने 1.5 साल से वो issue 1.5-2 नहीं है साल से सर, दोबारा इसलिए शुरू किया। वो मैं पूछ इसलिए रहा हूँ कि आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, काफ़ी ज़्यादा समझते हैं, देखते हैं चीज़ों को, उसके बाद आप निवेश करते हैं। मोहित सर, डिटेल आपके पास है ही सारी इनकी। 15 साल में 3 करोड़ रुपए का लक्ष्य साध रहे हैं, पोर्टफोलियो ऑलरेडी 6 लाख पहुंच चुका है। 5 लाख की एक पूंजी, एक मुश्त पूंजी इनके पास है, जो ये आपकी सलाह अनुसार निवेश करेंगे। 2-3 इंटरेस्टिंग सवाल इन्होंने उठाए हैं। पहला कि ये किसी बिजनेस साइकिल थीमेटिक फंड के अंदर ये निवेश करने की इच्छा रखते हैं, क्या आप राय देंगे, कंसीडरिंग इन्होंने खुद भी ये चीज़ चेक की है कि वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं कंपैरेटिवली बाकी फ्रंटलाइन फंड्स के? दूसरा, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप जो इसमें इनका सबसे ज़्यादा निवेश है, उसके एवज में, उसके सामने ये जेएम का फ्लेक्सी कैप लेने में निवेशित कर सकते हैं या फिर उसको रिप्लेस कर दें? दोनों में से जो आप सलाह दें। और तीसरा, कोटक इमर्जिंग फंड को ये मोतीलाल मिड कैप से एक रिप्लेस करना चाह रहे हैं। क्या ये तीनों चीज़ें या तीनों इनके सवाल हैं, उनका क्या जवाब दोगे और कैसे गोल अचीव करेंगे अपना? जी सुमित, बहुत ही दिलचस्प सवाल है हर्ष जी के। तो देखिए हर्ष जी, काफी हद तक आपके सवाल का जवाब आपने खुद ने दे दिया था जब आपने ये कहा कि सेक्टोरल और थीमेटिक फंड थोड़े रिस्की होते हैं और मैं खुद से इतना समझ नहीं पाता हूँ कि कहाँ जाना है, क्यों नहीं जाना है, तो क्यों ना किसी ऐसे बिजनेस साइकिल फंड को दे दूं या ऐसे फंड मैनेजर को दे दूं जो कि सेक्टर्स की चाल को समझ सके और सोच समझकर उसमें निवेश कर सके, टाइमली तरीके से कॉल ले सके। तो एग्जैक्टली यही काम आपके फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड भी करते हैं हर्ष जी। उसके लिए आपको बिजनेस साइकिल फंड में ही जाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आप चाहें तो बिजनेस साइकिल फंड का चुनाव भी कर सकते हैं, उसका भी रोल कुछ ऐसा ही रहेगा। फ्लेक्सी कैप में अच्छी बात यह है कि किस मार्केट कैप में जाना है, लार्ज में, मिड में, स्मॉल में, किस तरह के सेक्टर में जाना है, किन तरह की कंपनीज में जाना है, ये सारा ही चुनाव हमने फंड मैनेजर के ऊपर पूरी तरह से छोड़ दिया है, उनकी काबिलियत पे छोड़ दिया है। तो जहां तक मुझे लगता है कि जो शुरुआती पोर्टफोलियोज होते हैं, जो पहले 5 साल तक आप अपने पोर्टफोलियो को बनाने का काम करते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा अहम रोल होता है फ्लेक्सी कैप फंड का और लार्ज कैप फंड का। ये पोर्टफोलियो का संबल होते हैं, ये आपका एक्सपीरियंस कभी लंबे समय तक खराब नहीं होने देते। और इससे क्या होता है, जब आप 5 साल अच्छा एलोकेशन फ्लेक्सी और लार्ज कैप में करके रहते हैं तो आपका जो भरोसा है निवेश की प्रक्रिया पर, वो मैंने देखा है अक्सर ऐसे निवेशक लंबे समय तक मार्केट में बने रहते हैं क्योंकि उनका भरोसा ज्यादा टूटता नहीं है। डगमगा सकता है मार्केट की साइकिल में पर भरोसा ज्यादा टूटता नहीं है। बजाय इसके कि जब आप बहुत ज्यादा सेक्टोरल थीमेटिक फंड से अपना पोर्टफोलियो शुरू करते हैं, बड़े जोश के साथ आप शुरुआत करते हैं, तो यहां पर मैंने अक्सर देखा है कि ऐसे निवेशक काफी बार गलत साइकिल में फंसकर जब पैसा गंवाते हैं तो फिर कभी लौटकर मार्केट में नहीं आते। राइट, तो आप बिजनेस साइकिल फंड का चुनाव जरूर कर सकते हैं हर्ष जी, उसमें कोई खराबी नहीं है, पर मेरी राय में एक फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड ज्यादा बेहतर रहेगा। अब आपके दूसरे सवाल, क्या आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को जेएम फ्लेक्सी कैप से रिप्लेस कर सकते हैं? जी, मेरी राय में बिल्कुल मत करिए।
जेएम फ्लेक्सी कैप का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब से वहां पर बदलाव हुए हैं, फंड मैनेजर चेंजेस हुए हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस हुए हैं, बहुत अच्छा फोकस आ गया है जेएम की एएमसी में और काफी अच्छा स्पार्क देखने को मिल रहा है उनके सारे ही स्कीम्स में और प्रदर्शन बहुत शानदार है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जेएम के स्कीम अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप चाहे तो एडिशनल एलोकेशन डेफिनेटली जेएम फ्लेक्सी कैप में डाल सकते हैं, बट पराग पारिक अपने आप में एक नामचीन नाम है। राजीव ठक्कर ने जिस तरह से इस फंड को संभाला है, काबिल तारीफ है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल जाता है, करीब 25 से 30% आपको यूएस मार्केट में एक्सपोजर मिल रहा है इस फंड के जरिए, तो वो भी एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। और फंड का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है, तो ये इसे आप कायम रखिए जी। एज एन एलोकेशन। ओके। कोटक इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी तो जी, तो उसे भी आप बनाए रखिए अपने पोर्टफोलियो में। चलिए, तो मोहित जी ने आपको कुछ राय दी हैं, आप उसके हिसाब से फेरबदल कर सकते हैं। पराग पारिक फंड को मेंटेन रखिए, जेएम के साथ आप नया एलोकेशन करिए और कोटक के फंड को आप मेंटेन रखिए। ये कुछ नाम है या कुछ फेरबदल है जो कि आप फंड्स में करिए, बाकी आप बने रहे, वो ज़्यादा बेहतर है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। मोहित सर हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे टॉप 4 फंड्स भी जानेंगे, कुछ और सवालों पर कुछ और बातचीत भी होगी। ब्रेक के उस पार यही रही है इंडेक्स फंड। सेकंड ऑप्शन है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। ये एक फैक्टर स्टाइल बेस्ड फंड है, स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड। बहुत अच्छा लगता है मुझे और प्रदर्शन बहुत शानदार है, मोमेंटम स्टाइल का फंड है। और मिड कैप में ईडलवाइज मिड कैप फंड और स्मॉल कैप में बंधन स्मॉल कैप फंड। तो ये चारों ही मार्केट कैप एलोकेशंस मैंने इसमें कवर कर लिया। तो 4 अलग अलग तरीके से अगर आप बाजार में निवेश करना चाहते हैं, इंडेक्स के थ्रू, सेक्टोरल के थ्रू, मिड कैप के थ्रू, स्मॉल कैप के थ्रू, तो 4 आपके सामने फंड्स और चारों अलग अलग एएमसीज के। तो आपके लिए एएमसीज का भी रिस्क यहाँ पर मोहित सर ने नहीं रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए और अलग अलग आस्पेक्ट जो कि सवालों के जरिए आए उन पर भी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब योर मनी को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।